अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी हां, हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में एक नया कानून लाया गया। वैसे तो खैर ये कानून पहले भी था, पीका एक्ट, और उसमें मजीद चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं। जैसा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर हर तरह की पाबंदी लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हर तरह से रोका जा रहा है। पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हों चाहे एक्टिविस्ट हों, उनको काम करने से या बात करने से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब होना तो ये चाहिए था कि जी ठीक है, आपको कुछ बातें पसंद नहीं हैं, आप नहीं चाहते कि लोग वो बात करें, आप उसको सिर्फ मेंशन कर देते, लेकिन आप इस किस्म का कानून लेकर आ रहे हैं जिसके जरिए कभी भी किसी को भी जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है, कभी भी किसी को भी जेल में डाला जा सकता है और इसी तरह की कई चीजें की जा सकती हैं जिससे कि जर्नलिस्ट को और एक्टिविस्ट को या जो लोग बात करते हैं, इवन एनालिस्ट या हो या मीडिया से रिलेटेड कोई भी लोग हों या मीडिया के बाहर हो, उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी अब हम किसी को फंसा लेंगे, किसी को परेशान कर लेंगे, वो ये जरूर याद रखें कि अगर कोई भी इस किस्म के मुश्किल में आया तो बचने वाले आप भी नहीं हैं। ये कानून आपके ऊपर भी उतना ही अप्लाई होगा जितना कि किसी दूसरे पर होगा। इससे पहले भी पीएमएलएन की जब गवर्नमेंट थी 2019 में, तब ये पीका एक्ट लेकर आए थे और अब हमने देखा कि 2025 में वही पीका एक्ट जो है उसको मजीद सख्त करने के लिए, उसको मजीद लोगों को परेशान करने के लिए जो उसमें चेंजेस किए गए हैं वो भी पीएमएलएन की ही गवर्नमेंट करती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन पीएमएलएन वाले शायद ये भूल गए हैं कि ये चीजें उनके अपने ऊपर भी अप्लाई हो सकती हैं और उनके अपने ऊपर भी ये तमाम चीजें जो हैं वो लागू होंगी और गवर्नमेंट उनकी हमेशा नहीं रहने वाली है। कभी ना कभी उनकी गवर्नमेंट भी हटाई जाएगी और कहा जाएगा कि जी अब उनकी जगह कोई दूसरे लोग जो हैं वो यहाँ पर आए। और जाहिर है कि दो तीन ही पार्टीज हैं, इमरान खान है, उनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जिनके चांसेस काफी रोशन लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इनको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस तो करनी ही। पाकिस्तान का शुमार उन कंट्रीज में होता है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को हर तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग असल में चाइनीज से बहुत इंप्रेस हैं, आपको पता है ना, चाइना के साथ हमारी बहुत दोस्ती है, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और न जाने क्या क्या। लेकिन अगर हम अपने पड़ोस में देखें यानी कि बाकी दुनिया को देखें तो हम देखते हैं कि हर जगह पर कहीं ना कहीं जो है वो बात करने की आजादी है। अब आप अगर भारत की बात कर लें, अब हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जी आप इदारों को कुछ नहीं कह सकते, यानी कि इदारे यानी कि बोले तो भाई लोग, अगर भाई लोग कुछ भी करें यानी कोई भी चाहे बिजनेस करें, चाहे अपना काम ना करें, चाहे बॉर्डर पे ना देखें, चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे सिविलियन इदारों में लग जाएं, उनको कुछ ना बोला जाए, उनको किसी किस्म की भी इतनी सी भी क्रिटिसिज्म जो है वो उनको बर्दाश्त नहीं है। लेकिन बहरहाल आज हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये काला कानून जो कि जर्नलिस्ट के ऊपर लाया जा रहा है उसके ऊपर रोक नहीं लग जाती। लेकिन अगर हम बात करें, और आपने देखा ही है कि भारत में जो है बहुत आजादी है, भारत में बात करने की बहुत आजादी है। हमने देखा कि कई बार उनके लोग या उनके जर्नलिस्ट जो है वो उठकर ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी के ऊपर जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर लेते हैं, बल्कि और दूसरे मिनिस्टर्स के ऊपर भी बात होती है। और जिस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी यानी कि सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी की ही बात है, बल्कि इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी बहुत खुल खुलाकर जो है उनके जर्नलिस्ट और उनके एक्टिविस्ट जो हैं वो बात किया करते थे। और इस वक्त भी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी और आप देखिए कि उनकी अपनी आर्मी के ऊपर उनके ही आर्मी ऑफिसर जो हैं यानी कि कर्नल दानवीर सिंह चौहान, जी हाँ, उनको देखिए कि वो किस तरह से अपनी आर्मी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, कैसे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं अपनी आर्मी के ऊपर। जब वो अफगानिस्तान गई थी उनकी आर्मी और पाकिस्तान को वो बता रहे हैं कि वो एक ताकतवर कंट्री है। जी हाँ, उनके अल्फाज पहले सुन लेते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। और सबसे पहले तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगी कि कर्नल दानवीर ने किस तरीके से बढ़ बढ़कर बात की, अपनी ही आर्मी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, अपनी ही आर्मी को उन्होंने बुरा भला कहा। और उसके बाद आप देखिए कि कितनी आजादी है भारत में कि वो आराम सुकून से बैठे हैं और उनको कुछ नहीं कहा गया। और यही होना भी चाहिए। आप अपनी आर्मी हो चाहे अपनी गवर्नमेंट हो चाहे कुछ हो, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो कर सकते हैं, हर एक का राइट होता है, हर सिटीजन का राइट होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो जी जितना कर्नल दानवीर ने बात की, अगर इससे आधा भी हमारे यहाँ कोई बोल लेता तो मेरे ख्याल उसके बाद वो दिखाई ना देता। लेकिन खैर वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सुनते हैं कि कर्नल साहब कह क्या रहे हैं। भारत की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है
एक उस तरीके से है जैसे कि गली में एक लड़का दो गुटों की लड़ाई में खाम खाम पिट जाता है और रोते रोते अपने घर आ जाता है। तो बिल्कुल दो बड़े शक्तियों के बीच में, इलाकाई शक्तियों के बीच में झगड़ा चल रहा है। दैट इज तालिबान, मैं उसको बड़ी शक्ति मानूंगा, और पाकिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिका, अफगानिस्तान की सरकार और सेना, और इनके बीच में लड़ाई चल रही है। और भारत ऐसे ही खाम खाम चांटे चूटे खाकर रोते हुए, गाल मलते हुए वापस आ गया है या आने की तैयारी में है। सुनने में आया है कि सारे भारतीय काबुल में इकट्ठा हो गए हैं और कभी भी उनको वहां ओवरऑल बहुत। जी, तो आपने देखा ये थे जनाब कर्नल दानवीर सिंह, और किस तरह से ये भारत की आर्मी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे, जबकि ये खुद भी भारत की आर्मी का हिस्सा रहे हैं और रिटायर्ड हैं। और किस तरह से उन्होंने कहा कि दो बड़ी शक्तियां, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी बड़ी शक्ति में शुमार किया और उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में भी कहा कि ये भी बड़ी शक्ति है, और दूसरी तरफ जाहिर पाकिस्तान, अमेरिका और कई दूसरी कंट्रीज का उन्होंने नाम लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक लड़के की तरह, यानी कि एक ऐसे छोटे लड़के की तरह जो है अपने गाल पे चांटे चूंटे खाकर इंडियन आर्मी जो है वो अफगानिस्तान से वापस आई है। तो ये इतना क्रिटिसिज्म वो खुद आर्मी ऑफिसर होकर इंडियन आर्मी पे कर रहे हैं, और अगर यही बात कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई बैठकर बात कर देता कि पाकिस्तान से कोई गलती हो गई, या पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की एजेंसीज या पाकिस्तान के इदारों के बारे में कोई इस किस्म की बात करता, तो डेफिनेटली जैसे कहा जाता है ना कि वो तो दोबारा दिखाई नहीं देता। लेकिन इस पे मैं यकीनन तारीफ करूंगी और करनी ही पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट की, इंडिया के कानून की और इंडिया के टॉलरेंस लेवल की, कि कितना ज्यादा टॉलरेंस है इन लोगों में कि उनका आर्मी ऑफिसर बैठ के अपनी ही आर्मी के मुंह पे चांटे पड़ने की बात कर रहा है, जो कि बकौल उनके के अफगानिस्तान में पड़े। लेकिन उनको जो है वो बिल्कुल ही आजादी थी और वो इस आजादी को भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने ये बात की। लेकिन हमारे यहाँ तरह तरह के कानून लाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ बार बार बात की जा रही है कि अगर किसी ने जरा सी भी कोई आवाज निकाली, जरा सा भी कुछ कहा, तो जी हम लोगों को जो है वो कोई सजा मिल सकती है, रोका जा सकता है, बंद किया जा सकता है, बहुत लंबे लंबे फाइन लग सकते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा भारत से सीख लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। जो हमेशा लोग कहते हैं जी मैं भारत की बड़ी तारीफ करती हूँ, तो क्यों ना करें जी। जब भारत की हम इस किस्म की बातें देखते हैं कि टॉलरेंस लेवल कितना जबरदस्त है और भारत में क्या कुछ हो रहा है जो कि हमें पहले पता नहीं लगता था, बिल्कुल डेफिनेटली कुछ साल पहले तक जो है मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग जो हैं, हम लोग जो है वो मिसगाइड हो जाते थे। लेकिन अब हम सब चीजें अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपने आप को बदल रहे हैं और पॉजिटिव वे में बदल रहे हैं, जो कि बिल्कुल बदलना भी चाहिए। एक बार फिर दाद बनती है कर्नल दानवीर की, जिन्होंने खुद एक आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद, एक्स आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद अपनी आर्मी की ऐसी तैसी कर दी इस वीडियो में। लेकिन खैर आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करेंगे आपसे कि जी साथ साथ चाइना की भी बात कर लेते हैं। चाइनीज आजकल बहुत परेशान है। एक तरफ तो चाइना ये कह रहा है कि जी आप लोग सीपीसी जो है यानी कि सीपैक जो है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जी बताया ये भी गया है कि चाइना के साथ प्रोजेक्ट्स में जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, यानी जो चाइनीज आए हैं, उन्होंने जी बिल्कुल हमारे जो कोर्ट्स हैं उसमें अपने लिए एक दरखास्त दी है। उन्होंने एक अपील की है। उनका कहना ये है चाइनीज वर्कर्स का जो कराची में यानी सिंध में काम कर रहे हैं कि जी उनको वहां की पुलिस जो है वो डरा धमका रही है, उनसे भत्ता ले रही है। उनको जहां पे वो रहते हैं, जाहिर हर कोई जो है होटल में तो नहीं रहता ना, कुछ लोग घर में भी रहते हैं, तो जी उनको कहा जा रहा है कि वो बाहर से जी उनको ताला लगा दिया जाता है जब उनको घर में पहुंचा देते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते। उसके साथ साथ उनसे भत्ता लिया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनसे पैसे छीने जा रहे हैं, ये बात भी की गई है। लेकिन उसके साथ साथ जी एक खबर और भी थी और वो ये कि एक साहब जो है जिनका नाम है गुलाम मोहम्मद, जी हाँ गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं उनके बारे में ये बताया गया है कि वो भी जो है सीपैक जो है उसके साथ काम कर रहे हैं और सखर में जहां पे ये बन रहे हैं, कि समझिए कि सखर के करीब जहां पर ये सब कुछ काम चल रहा है सिंध में, वहां पर ये साहब मौजूद हैं और उन्होंने जी अपना जो लोग देख रहे हैं काम कर रहे हैं, चाइनीज जो काम कर रहे हैं, उनसे कहा है कि जी अगर आपने अपनी फाइल आगे करवानी है, यानी अगर आप वो सरकारी ऑफिसर हैं और सीपीसी के बारे में या सीपैक के बारे में जो भी फाइल होती है वो उन तक जाती है, उसके बाद वो आगे उसको बढ़ाते हैं, तभी उसके ऊपर मजीद काम हो पाता है। तो उनका कहना ये है कि जी
आप मुझे बुर्जुल खलीफा में, जी हाँ, बुर्जुल खलीफा में एक फ्लैट लेकर दें। और उसका साइज भी उन्होंने फ्लैट का बताया है कि कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, वो भी उन्होंने बता दिया है। अब मुझे ये बताइए कि छोटी छोटी सी बातें, कितनी छोटी सी ख्वाहिश है ना कि जी एक बुर्जुल खलीफा में हर एक चाहता है कि एक फ्लैट हो, और बड़ा फ्लैट उन्होंने मांगा है कि जाहिर फैमिली ज्यादा होगी या कुछ होगा। उसके ऊपर जी चाइना वाले ऐसे रो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, एक छोटा सा फ्लैट ही तो मांगा है ना, दे दीजिए। इतनी क्या अपनी जान से कीमती है क्या फ्लैट? मतलब अपनी जान बचाइए, वो ज्यादा है। पैसे का क्या है, फिर कमा लेंगे, उसमें कौन सी इतनी टेंशन है। लेकिन खैर क्या करें, चाइना वालों को भी ना, शी जिनपिंग जो है उनको समझ कुछ नहीं आती है। तो जी शी जिनपिंग जो है, उनके लोग जो हैं वो जो यहाँ पर सिंध में काम कर रहे हैं, उनको वहां पर ही सीपीसी में काम करने वाले, सीपैक में काम करने वाले गुलाम मोहम्मद साहब जो है, उनका कहना ये है कि जी आप जो यानी कि सखर के करीब ये जहां पर मौजूद है, उनका कहना ये है कि जी बुर्जुल खलीफा में उनको एक अपार्टमेंट चाहिए। वाह, कितने मतलब प्यारे प्यारे सपने। लेकिन ये मुंदरी लाल के सपने नहीं है, मुंगरी लाल है, सॉरी, मुंगरी लाल के सपने नहीं है। ये वो सपने जो पूरे भी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये सपना भी उनका पूरा होने वाला है और बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ पुलिस वालों के ऊपर भी जी कंप्लेन कर दी गई है। जैसे मैंने बताया आपको, चाइना की तरफ से चाइनीज वर्कर्स जो आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ उनसे पैसा ले लिया बल्कि मारा पीटा भी। तो आप पैसा नहीं निकाल रहे होंगे ना, इसीलिए मारना पड़ा होगा। हमारे पुलिस वालों को कोई ऐसी गंदी आदत नहीं है कि बिला वजह लोगों को मारते रहे। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपसे कहा जा रहा है पैसा निकाल दो, तो पैसा निकाल दिया करें ना। मतलब अपनी जान ज्यादा प्यारी है या पैसा ज्यादा प्यारा है? पैसे का क्या है, पैसा आप फिर कमा लेंगे। हमारी तरह तो है नहीं ना कि आपको मांगना पड़ेगा। आप लोग तो खाते कमाते लोग हैं, आप लोग तो काम करते हैं तो फिर कमा लेंगे। लेकिन अगर जान ना रही तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए मैं तो चाइना से जितने लोग भी आ रहे हैं, जितने वर्कर्स आ रहे हैं, मैं तो सबको यही कहूंगी, अपनी जान बचाइए और पैसे ढीले कीजिए। तो उससे ज्यादा जो है वो बेहतर काम नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि लोगों को कुछ समझ में भी आता है कि नहीं। असल में कुछ लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है ना, हम लोग कोई बात करते हैं, इनको कुछ और समझ में आता है। लेकिन क्या, बहरहाल बात हम करेंगे जी किसकी भला? जी हाँ, सऊदी क्राउन प्रिंस जो है एमबीएस, उनकी, और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखाई दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर जो है सऊदी अरेबिया $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी कि जब हमारी बारी आती है तो हमें दे देते हैं खजूर, लो खजूर खा लो। और अमेरिका के साथ और भारत के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। भारत के साथ भी हमने बताया था आपको कुछ टाइम पहले कि तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई। और अब जो है अमेरिका के साथ $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए सऊदी अरब तैयार है। लेकिन बात सारी है कि हमारा क्या, हमारे टाइम पे तो सिर्फ खजूर पकड़ा देते, लेकिन नहीं, खजूर के साथ एक काम और भी किया है एमबीएस ने जी। इस बार किया क्या है कि बताया यह गया है कि तकरीबन 2100 के करीब पाकिस्तानी जो है, जो कि सऊदी अरब की जेल में बैठ के आराम से फ्री फंड का खाना वाना खा रहे थे, रह रहे थे, सब कुछ था, कपड़े भी मिल रहे थे फ्री में, खाना पीना रहना सब फ्री था। जी हाँ, तो इमरान खान साहब का कहना यह है कि जी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी एमबीएस को, जो इमरान खान साहब, उनकी बेगम आजकल आपको पता है ना, चक्की पी सिंह जी जी। तो इमरान खान का कहना यह है कि जो 2100 कैदी सऊदी अरब से रिहा किए गए पाकिस्तानी, उसमें इमरान खान साहब का कमाल है। इमरान खान साहब ने उनको 2019 में यानी कि 2019 में कहा था एमबीएस को कि हमारे कैदी जो हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो ये इतने दिन से कर क्या रहे थे? मतलब एमबीएस इमरान खान की बात सुन के बैठे हुए थे। उसके बाद तो इमरान खान साहब इतने दिन जो है आपको पता है प्राइम मिनिस्टर भी रहे। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या करें, नरब शेखों का आपको पता है कि इनको कोई बात कहो तो उनको बहुत देर में समझ में आती है। इतनी देर तो ट्रांसलेशन ही करते रहोगे अरबिक में कि क्या है क्या है क्या है। मगर हो सकता है कि लिफ्ट भी नहीं कराते ना, इतने काम होते हैं, हमारे नंबर बहुत बाद में आते हैं। इतनी देर में इमरान खान की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने काम किया कि जब तक इमरान खान साहब खुद जेल में चले गए, यानी जेल से लोगों को निकालने की ख्वाहिश कर रहे थे इमरान खान साहब कि किसी तरीके से पाकिस्तानी जो सऊदी अरब की जेल में है उनको वो बाहर ले आए। इतनी देर में एमबीएस ने उसके ऊपर एक्शन लिया कि इतनी देर में खान साहब खुद जेल में चले गए, नाराज होकर मैं ही बंद हो जाता हूँ। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि भाई इतना टाइम लगा दिया, मतलब इतने दिन बाद जो है वो बताया जा रहा है कि उसके ऊपर एक्शन हुआ है। मतलब खान साहब की बात तो सुनते ही फौरन ही एक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने लोगों को देखें, हमारा क्या हाल है? हमने कब से ये कुलभूषण यादव बिठा के रखा है, ओह अल्लाह, अब तो बेचारे के बाल भी आ गए होंगे मेरे ख्याल है। तो कब से ये बैठे हुए हैं और हम कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे। हम कहते हैं नहीं जी नहीं जी, ये ना ये हमने वहां बलूचिस्तान से पकड़ा, नहीं जी नहीं जी, तो जासूस है। लेकिन ये जासूस है या कुछ भी है, लेकिन इनका भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा। और उसके बाद तरह तरह के इल्जाम। अरे इल्जाम से मुझे याद आया, नहीं, मैं वो फिल्म इल्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग भी कहीं से कहीं निकल जाते हैं। मैं ये बता रही हूँ आपको, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा है कि कोई पाकिस्तानी
भारत का बना हुआ यानी मेड इन इंडिया बना हुआ आईफोन यूज नहीं कर सकता। अब मेरा क्या होगा? मैं तो पहले ही सोच रही थी कि मेरे कोई दोस्त जो है उनसे मैं कहूंगी अगर आप इंडिया से पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप मेरे लिए फोन ले आइएगा। नहीं नहीं, पेमेंट करती मैं उनको, फ्री फंड का थोड़ी लेती, ऐसे थोड़ी है कि लेके खा जाती। तो जी बात ये कि फिर मैं कहती चलो जी मेरे पास भी कुछ मेड इन इंडिया, लेकिन बहरहाल अब हमारी गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने कहा है कि जिससे बहुत खतरा है, यानी अगर पाकिस्तानी इंडियन मेड फोन यूज करेंगे, आईफोन यूज करेंगे तो उससे जासूसी हो सकती है। जी हाँ, समझा करें, उससे जासूसी हो सकती है, पाकिस्तान को थ्रेट है। तो इसलिए जी कहा यह गया है कि कोई पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तान में ही रहता हो, किसी और कंट्री में रहता हो तो जो मर्जी करे सानू की, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में रहता है तो वो पाकिस्तान में रहते हुए मेड इन इंडिया आईफोन यूज नहीं कर सकता। तो अब क्या किया जाए जी? अब अकल के ऊपर मातम ही किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल आप मतलब देख देख के छोड़ दीजिए ना, मतलब यूज करने दीजिए। आप अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा आईफोन यूज करता है जो मेड इन इंडिया है तो बुलाकर आप उसको पूरा अंदर से ऊपर से हर तरह से चेक कर लीजिए और उसके बाद जाने दीजिएगा जी ठीक है, फोन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि तो हमारे यहाँ तो वैसे भी आपको पता है एजेंसीज के लोग, अगर उनको जरा भी पता लगे कि किसी पाकिस्तानी जो है वो किसी इंडियन से बात कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही फोन जो है आपको पता है कि वो तो उस पर आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पहले ही फोन को चेक करना शुरू कर देते हैं और फोन जो है वैसे ही रडार पर आ जाता है और कहा जाता है कि पहले ही अंदर से सारा चेक हो जाता है, किसी ने क्या भेजा, क्या लिखा, क्या बोला, तो वो सारी चीजें तो पहले ही चेक हो रही हैं। तो अब अगर वहां से इंडिया से अगर कोई फोन आ जाता है तो वो भी यही हो सकता है। तो उसके लिए इतना उतावला या इतना बावला होने की क्या जरूरत है कि बिल्कुल ही बैन लगा दें? वो बात मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे राखी सावंत की। जी हाँ, राखी सावंत जो कि फिल्म एक्ट्रेस हैं और उनका कहना ये है कि मोदी जी टिकटॉक खोल दे नहीं तो मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी। ये मैं नहीं कह रही, राखी सावंत खुद कह रही है, सुनवा देती हूँ आपको। मोदी जी, आई एम टोटली अपसेट। मोदी जी फटाफट इंडिया में टिकटॉक स्टार्ट करो। पूरी दुनिया, वर्ल्ड के दुनिया कमा रही है टिकटॉक पर। आप फटाफट टिकटॉक इंडिया पे स्टार्ट करो वरना मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। जी हाँ, और राखी सावंत जी जो है वो बहरहाल मैंने इनकी कोई मूवी नहीं देखी है, शायद कभी साइड वाइड में कोई रोल किया हो तो देखो, लेकिन ये कि टिकटॉक पे कह रही है कि जी टिकटॉक मोदी जी से कह रही है फौरन स्टार्ट करें वरना मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। लेकिन अब देखते हैं कि ये मोदी जी उनकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, या फिर वो वाकई में पाकिस्तान आ जाएंगे। वैसे हमें उनको रखने का कोई शौक नहीं है, तो इसलिए मोदी जी टिकटॉक खोल ही दीजिए, ऐसा ना हो कि ये सच में पाकिस्तान आ जाए। मगर बात हम करेंगे एक बार फिर, आपको एक क्लिप दिखाएंगे और बताया जा रहा है कि ये वॉइस ऑफ अमेरिका का है वैसे तो, लेकिन ये कि थोड़ा सा क्लिप है वो मैं आपको सुनवा देती हूँ और आप लोग फिर खुद ही मतलब अंदाजा लगा लीजिएगा कि आखिर चल क्या रहा है। Mohsen Naqvi, who happens to be visiting at this point, we don't want these people getting visas to come to the US. We don't want these people being able to store their stolen wealth here in foreign bank accounts. And that is what we're working for, binding legislation that will prevent that from happening. For far too long, they have operated with impunity, and we will not let that happen. For all the congressional staffers here, I'd ask you to please join the growing list of congressional representatives who've been supporting human rights and democracy in Pakistan and who've been calling for accountability. For all the Pakistani Americans who are here, gathered here today, and who listen to all this incredible testimony, please join our efforts. We are again just getting started. खैर, अभी मैं आपको ये बता रही थी कि मोहसिन नकवी साहब जो कि होम मिनिस्टर हैं और आजकल अमेरिका भी गए हुए थे और वहां पर वो कहीं ना कहीं खाते पीते और चलते फिरते घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे। तो बहरहाल अमेरिका में ये एक मीटिंग हुई है और ये जो मैंने आपको सुनवाई है, और इसके लिए जी कहा यह जा रहा है कि जी मोहसिन नकवी साहब को, वो जो साहिबा बात कर रही थी ना, उनका यही कहना था कि मोहसिन नकवी साहब और साथ साथ उन्होंने पिताजी के आपको पता है ना, बड़े वाले भाई लोग, हाँ जी, उनके लिए कहा कि जी उनको अमेरिका नहीं आने देना चाहिए और उनको वीजा ना दें। और पता नहीं क्यों कहा, हालांकि हम तो इतने मासूम लोग हैं, इतने मासूम लोग हैं। अब प्लीज कोई ये ना कहे कि ये मैं कह रही हूँ, ये मैंने नहीं कहा, ये आपने देखा वीडियो में जो बात हुई है वो मैं दिखा रही हूँ। लेकिन मुझे हैरत की बात ये कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर इतने मासूम लोग हैं हम लोग, हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया? साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग अकाउंट भी नहीं खोल सकते अपना बाहर।
तो फिर पैसा कहाँ रखेंगे? सारा पैसा यहाँ से ले जाके वहीं तो रखते हैं। कौन यहाँ पे किसने रखा हुआ है? यहाँ पे तो मेरे जैसे ही लोग हैं ना, जो गरीब हैं, जिनके पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है, जिनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, सिर्फ वही लोग यहाँ पे अकाउंट रखते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक क्लिप जो है वो चला हुआ है और बहुत वायरल है और इसके बारे में बात की जा रही है। और मुझे लगता है कि हमारे आपके मतलब आप लोगों के फेवरेट जो है और वो मेजर गौरव आर्या, वो भी जल्दी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फेंकने वाले होंगे। मेरा मतलब फेंकने से मेरा मतलब है वीडियो फेंकने वाले होंगे, वो वाला फेंकना नहीं कर रही, क्यों डांट पड़वाएंगे मुझे आप लोग। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो भी शायद अभी वीडियो बना रहे होंगे और बाकी लोग भी, कमर चीमा साहब और कई लोग इस पे बना रहे होंगे। लेकिन मैंने सोचा कि जरा मैं आपको एक क्लिप दिखा दूं, उसके बाद आप लोग देखें कि आपको क्या लगता है। लेकिन बहरहाल ये बहुत अजीब सी बात है, बहुत स्ट्रिक्टली मोहसिन नकवी साहब का नाम भी सुनने में आया और साथ ही साथ भाई लोग के बड़े वाले भाई लोग जो है ना, उनका नाम भी सुनने में आया। अब कहा जा रहा है कि जी अमेरिका में ये मीटिंग हुई है, ये ब्रीफिंग हुई है और उसमें ये सारी बातें की गई हैं और जाहिर है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज तो पाकिस्तान में हैं। और अगर वाकई में अमेरिका इंटरेस्टेड है और बाकी कंट्रीज जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लें पाकिस्तान में, तो बहुत कुछ सही हो सकता है। अब दूसरी तरफ जो है जिस तरह के लॉज लाए जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उससे लोगों को डराया धमकाया जाएगा, उससे लोगों को परेशान किया जाएगा, उससे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना है। और पाकिस्तान को आपको ठीक करना होगा। अगर आप पाकिस्तान को ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों को डराते धमकाते रहेंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। डरा डरा के ना तो आप किसी से इज्जत करवा सकते हैं, ना ही आप अपनी कंट्री को ठीक कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि लोगों को डराना धमकाना बंद करके और ये जो काला कानून आप लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप वापस लीजिए, उसको खत्म कीजिए और अपने आप को इस काबिल कीजिए कि लोग आपकी तारीफ भी कर सकें। इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान में ही रहते हैं और हम पूरी तरह से चाहते हैं कि हम तारीफ करें, हम कहें कि हमारे यहाँ अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, अगर हमारे पास अच्छे काम नहीं हो रहे तो हम कहाँ से बताएं। जो हमें कहा जाता है कि जी पॉजिटिव बोला करो, पॉजिटिव बोला करो, ऐसे क्यों बोलती हो, वैसे क्यों बोलती हो। तो बात सारी ये है कि वो पॉजिटिव बोलने वाले लोग भी आपने यकीनन रखे होंगे, लेकिन बात सारी ये है कि हमारे यहाँ तो हमें फिलहाल यही नजर आ रहा है कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। और जिस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान और पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं, उसको देखकर तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि कुछ तो एहसास कीजिए, कुछ तो ख्याल कीजिए। बात चलते चलते करेंगे अक्षय कुमार साहब की। और अक्षय कुमार साहब का कहना यह है कि हिंदुस्तान की टेक्स्ट बुक्स में हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है। जी हाँ, ये बात तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अक्षय कुमार जी ने शायद पाकिस्तान के लिए कही होगी, लेकिन नहीं, ये बात उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कही है। उनका कहना ये है कि जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है हिंदुस्तान में, उसमें हिंदुस्तान के अपने हीरोज जो हैं उनका कोई जिक्र नहीं है और उसके बजाय वही अब्दाली और अकबर और पता नहीं मुगल जो हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। और इस बात को लेकर उनका ख्याल है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको चेंज होना चाहिए और सही हिस्ट्री जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई जानी चाहिए। और ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी है कि पाकिस्तान की भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, खासतौर पे हिस्ट्री की बुक्स हैं, उनमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है। और हम भी कब से गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया जाए, पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है और जो असल हीरो हैं उन्हीं को पढ़ाया जाए। और जब असल हीरो हम की बात करेंगे तो डेफिनेटली उसमें ज्यादातर जो निकलेंगे लोग वो हिंदू रिलीजन के निकलेंगे, इसलिए कि जाहिर है सब कॉन्टिनेंट में पहले हिंदूज ही थे और या सिख थे, इस तरह के वही लोग थे। तो उन्हीं की हिस्ट्री जो है वो पढ़ाई जाएगी और या पढ़ानी पड़ेगी। इसलिए शायद पाकिस्तान में तो कोई तैयार है नहीं इस चीजों के लिए, इसलिए कि हम जो है वो मुगल और जैसे हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जो लुटेरे आए और सब कॉन्टिनेंट में लूट कर मार करके और लोगों की जानें लेकर गए, उनको हम पढ़ा रहे हैं एज अ हीरो। वो चेंज होना चाहिए। और इसी तरीके से हमारे जो मिसाइल्स के नाम रखे हैं वो भी मेरे ख्याल है बदल जाने चाहिए। तो फिर हम भी पृथ्वी और उसी तरह के नाम जो है वो सारे रख लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कब होगा ये तो मुझे पता नहीं। हो सकता है तब तक तो हम टपक भी गए हों। लेकिन खैर यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी भी चीज के लिए परेशान मत हुआ करें, इसलिए कि बहुत जल्द चीजें ठीक भी हो जाती हैं। अपनी मेहनत और दुआओं से जो है वो इंसान कई चीजों में से निकल सकता है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।